मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 4 क्वेश्चन में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। जिसके डाउट्स रह गए हो प्लीज डाउट्स क्लियर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये 2 चैप्टर को कवर करेगा, यहां पर भी और ऐसा ही एक डिबेंचर रिडम्पशन चैप्टर आएगा, वहां पर भी ये सारे पॉइंट काम आएंगे और बहुत ही इजी पॉइंट है सारे। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करके रख लें। एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं, 4th नंबर बीच में मैंने छोड़ा था। इस बार जो है 4th नंबर क्वेश्चन कन्वर्टिबल डिबेंचर का है। अभी तक कन्वर्जन का कोई रोल नहीं था। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, यानी आपको डिबेंचर के बदले में शेयर्स मिल सकते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल और फुल्ली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल होगा तो सारे डिबेंचर हटके शेयर आ जाएंगे। पार्टली कन्वर्टेबल अगर हो तो उसका कुछ पार्ट मतलब डिबेंचर भी रहेंगे और उसका कुछ पार्ट 20%, 30%, 40% पार्ट जो है वो आपको शेयर्स में मिल जाएगा। तो कन्वर्जन में किस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन, ये समझते हैं। इस क्वेश्चन को आप आईएमपी क्वेश्चन लिख लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा अलग हटकर है इसलिए। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को जरा। टी लिमिटेड परचेज ऑन 1 May 1997 13.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन डी लिमिटेड ऑफ फेस वैल्यू 5 लाख। इंटरेस्ट पेबल ऑन 31 March and 30 September. द अकाउंटिंग ईयर अडॉप्टेड बाय टी लिमिटेड इज कैलेंडर ईयर। यहां से शुरुआत होती है। हमारा इन्वेस्टर टी लिमिटेड है और ये कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, तो ये फॉलो करेगा आपका कैलेंडर ईयर ने 1 जनवरी से, ठीक है। जनवरी ईयर दिया है क्या? ईयर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। ईयर नहीं दिया है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 जनवरी से लेके तो 31 दिसंबर तक। ये आपका अकाउंटिंग ईयर है और इस अकाउंटिंग ईयर में वो लोग इंटरेस्ट कब देते हैं आपको? वो लोग इंटरेस्ट देते हैं 31 मार्च एंड 30 सितंबर। 31 मार्च पहले आएगा तो 31 मार्च ये आपकी ड्यू डेट हो जाएगी, 30 सितंबर ये आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। बहुत बार सिखा चुका हूं मैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फिर फॉलोइंग अदर ट्रांजेक्शंस वर एंटर्ड इनटू ऑन इन 1997 बाय टी लिमिटेड। 1997 ईयर दिया हुआ था, 97 की बात कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर 97। क्या क्या ट्रांजेक्शन है? 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 31 दिसंबर, ऐसे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। तो इतने पढ़ के एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस नहीं है, और हो भी तो और पूरा पढ़ लेते हैं। चलो क्वेश्चन को लास्ट में लिखा, द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड एट द एंड ऑफ 1987 कर लो, was 95 and 15 रेस्पेक्टिव। यानी यहां पर आपको डिबेंचर्स की और इक्विटी शेयर्स की फेयर वैल्यू दे रखी है। कितनी है? 96 और 15, 96 एंड 15 पर। ये क्यों दी होगी? क्लोजिंग वैल्यू इसलिए देते हैं आप कंपेयर कर सके कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। प्रिपेयर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस। एवरेज कॉस्ट बेसिस का क्वेश्चन है। अब मैं पहले वही अपने स्टाइल में पहले वर्किंग नोट कर लेता हूं। कहां? नंबर 1 वापस उसको ऊपर चलते हैं। 1 मई, 1 मई को खरीदे इन्होंने सबसे पहले, 1 मई को परचेज की एंट्री। ओपनिंग 0 नील। 1 मई को खरीदे 13.5%। फिर 1 अगस्त भी इधर ही आएगा, 1 अगस्त। इस दिन क्या किया इन्होंने? फिर से परचेज। 1 अक्टूबर सेल, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के दिन सेल है। फिर 31 दिसंबर रिसिप्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड ऑफ 10 ईच इन कन्वर्जन ऑफ 20% डिबेंचर सेल। 31 दिसंबर के दिन, यहां 31 दिसंबर को एक ट्रांजेक्शन है, कन्वर्जन है इनटू इक्विटी शेयर। तो डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन सारे नहीं हुए। आप देखो कितना का 20%। इसका मतलब कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी बचेगा। और जिन क्वेश्चन में डेट का डिफरेंस हो
ड्यू डेट पहले हो और क्लोजिंग ईयर बाद में हो तो वहां पर अक्रूड इंटरेस्ट भी निकालना रहता है। होगा सारा ट्रांजेक्शन। तो इस तरीके से आप एक बार लिख कर क्लियर करें। फर्स्ट टाइम जब पढ़े तभी लिख लें, डबल पढ़ने का झंझट ही नहीं। डबल तो पढ़ेंगे जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे। अब आप देख लो, फिर बार बार बोल रहा हूँ, 2 परचेज आई है, एक सेल और एक नया ट्रांजेक्शन है कन्वर्जन, और वो भी ईयर एंड में जाके हुआ। तो आपका यहां तक का क्वेश्चन तो नॉर्मली हुआ ना, यहां तक का तो वैसे ही जैसा हम करते हैं आज तक, फटाफट फटाफट वैसा कर लीजिए आप। यहां तक का क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस 0 है, तो हम करते हैं परचेज के बारे में। यही मैं वर्किंग नोट बता देता हूं। ये वर्किंग नोट आपका नंबर 1 हो जाएगा, फर्स्ट वर्किंग नोट, फर्स्ट नंबर वर्किंग नोट। ये सेकंड नंबर हो जाएगा, ये थर्ड नंबर हो जाएगा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6th 7 हम साथ में कर लेंगे। ओपनिंग कुछ भी नहीं है, जब ओपनिंग नहीं है तो एक्रूड इंटरेस्ट की बात भी नहीं होगी, ठीक। फिर जब ओपनिंग नहीं तो इस ड्यू डेट तक आपके पास कुछ भी होल्डिंग नहीं। आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में नहीं बात कि जनवरी में आपके पास एक भी डिवेंचर नहीं है, एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, तो आपको ड्यू डेट पर इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही इस बार फर्स्ट में से होगी। कितने खरीदे? 13.5% डिवेंचर्स ऑफ डी लिमिटेड फेस वैल्यू 5 प्लेट 805 ईच, 105 रुपए के रेट से खरीदे, ठीक है। कितने रुपए में? 105। चलिए, और कहीं एक्सपेंसेस का तो नहीं लिखा हुआ है। फॉलोइंग अकाउंटिंग ईयर कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, तो 105 रुपए की रेट से इन्होंने खरीदे हैं 5 लाख के डिवेंचर्स। तो ये हो गए आपके 5,25,000, 5,25,000। प्राइस क्या होगी इसकी? तो इसकी प्राइस होगी आपकी 5,25,000 रुपए। एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है। कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, कुछ लिखा हुआ है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बाकी ट्रांजैक्शन में लिखा, लेकिन इसमें नहीं लिखा है। तो हम जो चाहे आप मान सकते हैं, आप जैसा ही माने एग्जाम में एग्जामिनेशन दे देना, ठीक है। जनरली कम इंटरेस्ट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? कम इंटरेस्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में जनरल एग्जामिनेशन बताया था, गवर्नमेंट स्क्रिप्ट में आप एक्सेस इंटरेस्ट मान सकते हो, लेकिन अदर सिक्योरिटीज में आप कम इंटरेस्ट मानोगे। तो इसको मैं कम इंटरेस्ट मान लेता हूं। तो कम इंटरेस्ट में मुझे इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना निकलेगा? तो 5 लाख की फेस वैल्यू पे निकलेगा। 13.5% से 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू पर 13.5%। लेकिन मंथ इंपॉर्टेंट होता है, तो मंथ कैसे गिनोगे? लास्ट ड्यू डेट टू द डेट। तो लास्ट ड्यू डेट ये यहां तक का इंटरेस्ट का हिसाब हो चुका होगा। जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हो उसको यहां तक का इंटरेस्ट मिल चुका होगा, तो वो आपसे अप्रैल का ही तो इंटरेस्ट लेगा। पुराना इंटरेस्ट आपसे क्यों लेगा? वो 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कंपनी से ले चुका होगा 6 महीने का, फिर वो आपको दे रहा है। तो 1 महीने तो होल्ड किया उसने, मार्च से 1 महीने, 1 अप्रैल से 1 मंथ ही तो होल्ड किया, तो 1 महीने का इंटरेस्ट लेगा वो हमसे, और ज्यादा कैसे ले सकता है? तो लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ परचेज 1 महीने का इंटरेस्ट, 1 मंथ, 1/12, ठीक है। 5 लाख पर 13.5% से 1 मंथ इंटरेस्ट 5,625। ये माइनस कर देता हूं 5,25,000 में से, तो 5,19,375। क्लियर? फिर दूसरा सेकंड, ये परचेज कितने में की उन्होंने? 2,50,000 डिवेंचर, 107 कम इंटरेस्ट। यहां पर उन्होंने 2,50,000 डिवेंचर खरीदे, 2,50,000 107 के रेट से, 107 के रेट से परचेज प्राइस हो गई 2,67,500। अगेन एक्सपेंडिचर नहीं है। इंटरेस्ट कितना? तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप देखो इंटरेस्ट उस पे, इस केस में इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 2,50,000 फेस वैल्यू है, 13.5% रेट है, और इंटरेस्ट लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ परचेज है ना, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का। अप्रैल मई जून जुलाई, 1 अगस्त है ना, तो 4 महीने का इंटरेस्ट। 2,50,000 रुपए पर 13.5% से 4 महीने का इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 11,250।
कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, मैं जो समझाना चाहता हूं, ठीक है। कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप सुधार लिया करो। तो ये होगा 256 250, क्लियर। फिर सेल की एंट्री, सेल ट्रांजेक्शन, तो सेल ट्रांजेक्शन की भी वर्किंग नोट बनाकर रख लेता हूं। सेल ट्रांजेक्शन कितने में बेचा इसने बेचा है अक्टूबर को 2 लाख डिवेंचर 103 के रेट से, 2 लाख डिवेंचर 103 की 2,06,000, तो सेलिंग प्राइस हो गई 2,06,000। अगेन एक्सपेंडिचर होते तो क्या करते हम, एक्सपेंडिचर होते तो लेस करते, बट नील कुछ भी नहीं है, तो 2,06,000। कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, कुछ लिखा नहीं है। तो देखो आप ध्यान से कि जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब अजम्पशन ले सकते थे एक्स इंटरेस्ट का, लेकिन जरूरत ही नहीं, क्योंकि लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ सेल, तो लास्ट ड्यू डेट सितंबर और 1 अक्टूबर आ गए। एक दिन का इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हमेशा मंथ वाइज करना है। तो एक दिन का इंटरेस्ट तो कुछ होगा ही ना। तो अगर इंटरेस्ट आप कम इंटरेस्ट मानोगे तो भी इंटरेस्ट जीरो है, और एक्स इंटरेस्ट मानोगे तो भी इंटरेस्ट जीरो, इसलिए कोई जरूरत नहीं। ठीक, अब इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो हम क्वेश्चन करते समय बताऊंगा मैं। और अब कन्वर्जन, तो ये कन्वर्जन भी कितना हुआ ये पॉइंट थोड़ा अलग है, तो इसको हम बाद में करते हैं पेंडिंग। तो अभी हमारे पास फिलहाल 1 2 3 पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। आप इन 3 का वर्किंग नोट अच्छे से लिख के रख लें। इन बाकी का वर्किंग नोट मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ज्यादा सही तरीका यही होता है कि आप एक एक वर्किंग नोट बनाते जाएं और मेन सॉल्यूशन में लिखते जाएं, फिर दूसरा बनाए मेन सॉल्यूशन में लिखते। उससे क्या रहेगा, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, वरना आप इतना करेगा फिर यहां आना पड़ेगा कि ये कहां लिखूं, कहीं गलती ना हो जाए। चलिए, तो वर्किंग नोट हमारा लगभग पूरा है, मेन ट्रांजेक्शन। अब इसको हम लिख लेते हैं फटाफट से। तो ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं, क्वेश्चन में ईयर आपका जो है वो कैलेंडर ईयर, तो यहां लिख देना फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1997। ठीक है। अब हम पहला ट्रांजेक्शन, हमारा फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन आपका क्या है, 1 मई के दिन, फर्स्ट मई को टू बैंक कितने लाख रुपए का, 5 लाख रुपए। इंटरेस्ट कितना था उसके ऊपर, 5625। और कॉस्ट प्राइस क्या थी इसकी, 5,25,000 रुपए में, क्योंकि 105 के रेट से खरीदा था। ऐसे हमने फिर अगला ट्रांजेक्शन 1 अगस्त के दिन किया, टू बैंक 2.5 लाख रुपए का। उस पर इंटरेस्ट कितना था हमारा, 11,250। उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 250 फिर ड्यू डेट आ गई थी सितंबर में हमने क्या किया, इंटरेस्ट मैंने हमेशा बताया आपको, ड्यू डेट पर आप कैसे निकालोगे, रेट फिक्स रहेगी, मंथ आपके फिक्स रहेंगे, अमाउंट है यहां से ले लोगे आप, 7.5 लाख रुपए का 13.5% से 6 मंथ का हो जाएगा आपका 50,625 रुपए। फिर 1 अक्टूबर को सेल ट्रांजेक्शन है बाय बैंक, इस बार आपने 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स बेच दिए। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं क्वांटिटी वाला कॉलम बना रहा हूं तो 2,000 लिख देना, फेस वैल्यू इस 2 लाख रुपए में दे लिख रहा हूं, ये रुपीज में लिख रहा हूं, ये सब रुपीज वाले कॉलम है। ठीक है। अब इस पर इंटरेस्ट कितना था, तो इस पर इंटरेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि सितंबर ड्यू डेट के तुरंत अगले दिन ही आपने खरीद ली, तो कोई इंटरेस्ट बना नहीं था, 2,06,000। यहां तक के वर्किंग नोट में आपको समझा चुका हूं। अब हम समझते हैं नंबर 1, तो इस सेल पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में फीफो मेथड से प्रॉफिट लॉस निकालना बताया, अब वेटेड एवरेज से बता देता हूं। हालांकि उसमें मैंने वेटेड एवरेज से बताया था, आपको ये देखना है कि इस दिन तक आपके पास कितने टाइप के डिबेंचर है, 2 बार खरीदे हैं, तो वेटेड एवरेज में जितने 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, सब जोड़ लो, टोटल लगा। तो सबका टोटल लगा लेता हूं मैं, ये आ गया आपका 7 ये हो जाएगा आपका 7,82,500 डिवाइडेड बाय वेट,
वेट आपका कितना है 5 लाख और 2.5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख ये फेस वैल्यू है, 5 लाख और 2.5 लाख यानी 7.5 लाख। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूं यानी 2 जीरो, तो ये 7,500 डिवेंचर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 7,500 डिवेंचर। यानी अगर मैं क्वांटिटी लिखता हूं 7,500 डिवेंचर। अब क्वेश्चन में एक बात क्लियर है अपने को कि 2 के बाद तीसरा कुछ आना ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी एवरेज कॉस्ट भी इसी से आएगी, इसके बाद आगे क्लोजिंग बैलेंस बचेगा उसकी भी एवरेज कॉस्ट इसी से आएगी। तो मैं एक बार ये निकाल के रख लेता हूं, इसके डिवाइड करके देखते हैं कितनी आती है। 104 रुपए 167 कर लेते हैं इसको, पर डिवेंचर आ गई। कैसे आ गई? पर डिवेंचर। आपने एक बार वेटेड एवरेज निकाल के रख दी। अब आपको इसमें कितने से इंटू करना पड़ेगा? ये तो आई एक डिवेंचर की, मैंने तो 2000 डिवेंचर बेचे ना, तो इस 2000 डिवेंचर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो कॉस्ट हो जाएगी एवरेज कॉस्ट 2000 डिवेंचर की, यानी 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो 2000 डिवेंचर की कॉस्ट 104 रुपए की रेट से हम करते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 2,08,333। और इसको आपने सेल कर दिया कितने में? 2,06,000 रुपए में। तो लॉस हुआ आपको, ये क्या हुआ? लॉस। तो यहां लॉस लिख दूंगा 2,333। ये कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो हुआ लॉस ऑन सेल, ये तराजू बराबर हो गया आपका। यानी कॉस्ट उधर एवरेज कॉस्ट 2,08,000 है, डेबिट तो क्रेडिट भी आपने 2,08,000 कैसे कर दिया, आपका तराजू बराबर हो गया। ठीक है ना? फिर इसके बाद ट्रांजैक्शन में और क्या हुआ? इसके बाद आते हैं हम 31 दिसंबर, अगला ट्रांजैक्शन ये लिख लेना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 31 दिसंबर का दिन। 31 दिसंबर के दिन क्या हुआ है? ये नया ट्रांजैक्शन, ये आपको खास तौर से समझना है। 31 दिसंबर के दिन कन्वर्जन हुआ, पढ़े ध्यान से। रिसिप्ट ऑफ 10,000 शेयर्स in D Limited of 10 each in connection of 20% debentures held, 20% डिवेंचर हेल्ड, यानी जितने डिवेंचर आपने हेल्ड किए, आपने कितने डिवेंचर हेल्ड किए? 7,500 डिवेंचर, उसमें से 2 लाख के आप बेच चुके थे, यानी 2,000 डिवेंचर। तो आपके पास बचे कितने? तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं कन्वर्जन का, खास तौर से कन्वर्जन का वर्किंग नोट आप ध्यान से देखें तो आपके पास 7.5 में से 2,000 डिवेंचर जा चुके हैं। अब आपके बचे 5,500 बैलेंस। ये बोल रहे हैं उसका 20%। क्या बोल रहे हैं? 20%। तो 20% यानी 1100। 20% कितना हो जाएगा? 1100 डिवेंचर। 1100 डिवेंचर 100 रुपए का एक, यानी फेस वैल्यू अगर मैं कहूं इसकी, तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,10,000। 1,10,000 रुपए के डिबेंचर्स गए आपके। पहली बात तो ये करें, 1,10,000 के डिबेंचर्स गए आपके। क्या बन गए वो? शेयर्स। तो अब क्या पैसा आया? चेक आया आपको? क्या आपने बेचा तो कंसिडरेशन में चेक आया क्या? अब तक क्या एंट्री हो रही थी? ये बैंक का मतलब आप समझ रहे हो क्या एंट्री हो रही थी? इसका मतलब था कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और अगर इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट भी। अब तक ये एंट्री कर रहे थे, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था आपको और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, बैंक डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी आपके पास पैसा नहीं आया। 20% डिबेंचर्स के बदले में आपको उन्होंने इक्विटी शेयर्स दे दी, तो एक नया इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुल गया, इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या एंट्री हो गई? ये ठीक है। तो यहां पर मुझे बाय बैंक ना लिखते हुए क्या लिखना पड़ेगा? इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो एक बात तो ये क्लियर कर लें, ठीक है ना? वहां नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट? डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू इंटरेस्ट। तो अब तक आप बैंक लिखते आए थे, अब आपको क्या लिखना है? इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड में लिखना, कैपिटल वर्ड लिख दोगे तो आपकी शेयर कैपिटल डिलीट हो जाएगी, डेबिट नहीं, इन्वेस्टमेंट है ये भी।
तो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये था डिवेंचर, एक और नया इन्वेस्टमेंट आ गया, एक गया एक आया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो जो गया उसको क्रेडिट कर दिया, जो आया उसको डेबिट कर दूंगा। एक और अकाउंट खोलूंगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसमें ये डेबिट कर दूंगा। लेकिन यहां 10,000 शेयर मत लिख देना, ये कॉलम, ये डिवेंचर का कॉलम है, ये शेयर्स का नहीं, मिसमैच हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन क्वांटिटी में भी कर रहे होंगे तो भी आप 10,000 लिख दोगे, गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। शेयर से यहां आपको अगर क्वांटिटी लिख रहे हो तो भी 1100 लिखना है आपको, और फेस वैल्यू लिख रहे हो तो आपको 1,10,000 रुपए लिखना है, क्योंकि डिवेंचर ही लिखना है। गए इतने के डिवेंचर गए। अब अमाउंट की बात करते हैं और इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो भाई इंटरेस्ट तो हर दिन अक्रूड होता है, इसलिए अगर दिसंबर में कन्वर्जन हुआ है तो आखिरी बार इंटरेस्ट कब मिला था? सितंबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट तो मिलेगा, और वो तो चेक से ही मिलेगा, इसलिए उसको तो मैं बाय बैंक लिखूंगा, बाय बैंक 31 दिसंबर। इन 1,10,000 रुपए पर 13.5% से 3 महीने का वो हो जाएगा आपका 3712 3 कर लेता हूं मैं इसको, नियरेस्ट टॉपिक। इंटरेस्ट का हिसाब क्लियर है, यहां नहीं लिखा मैंने क्योंकि यहां इक्विटी शेयर वर्ड है, बैंक अलग से लिख दिया। अब सारा खेल जो है वो आपका इसका है कि इसकी कॉस्टिंग क्या ली जाए, कितने रुपए में वो शेयर आया आपके पास, बताइए। तो मेरी बात को फिर से ध्यान से सुन ले, सुनो। 7,500 डिवेंचर्स थे, 2,000 बेच दी, बचे 5,500। ठीक, उसका 20% कन्वर्ट होगा, मतलब 1,100 डिवेंचर के बदले में आपको 10,000 शेयर मिले। तो यहां तो डिवेंचर क्रेडिट होगा ना, और शेयर अकाउंट बनाऊंगा, उसमें क्या लिख दूंगा? 10,000 शेयर एक बार। अमाउंट वाइज कर रहा हूं तो फेस वैल्यू लिख दूंगा 1,10,000। 7.5 लाख में से 2 लाख गए, बचे 5,50,000। 5,50,000 का 20% 1,10,000। लेकिन ये क्या, क्योंकि मैंने कन्वर्जन में पैसा दिया क्या? आप बताओ, पैसा देते हैं, डिवेंचर हट के क्या आ जाते हैं? शेयर। तो डिवेंचर हटा दिए लेकिन शेयर आ गए, लेकिन वैल्यू क्या, अमाउंट क्या लिखूं? क्वांटिटी का खेल तो समझ में आ गई कि 1,100 हट के और 10,000 शेयर आए। अमाउंट ऐसे निकालेंगे, फिर वही बात जो आपकी मेथड है, फीफो मेथड हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी आउट किसमें से हुए होंगे? इसमें से हुए होंगे। तो इस कॉस्ट को ले लूंगा मैं, 5,25,000 है 5 लाख की, तो 1,10,000 की कॉस्टिंग कितनी? लेकिन वेटेड एवरेज है, तो वेटेड एवरेज में दोनों की कॉस्ट एवरेज ही हमने निकाल के रखी हुई है, देखो आप ध्यान से। तो यहीं से उठा लेते हैं ना, 104 रुपए 67 पैसे 16 पैसे आपकी एवरेज कॉस्ट है। और कितने डिवेंचर है? 1,100 डिवेंचर गए, तो 1,100 डिवेंचर की कॉस्टिंग क्या रही होगी? 1,100 डिवेंचर की कॉस्टिंग रही होगी आपकी 1,14,584 रुपए, यानी 1,14,584 रुपए के मेरे डिवेंचर्स गए, ठीक है, और बदले में क्या गए? शेयर्स। तो डेबिट व्हाट कम्स इन 1,14,584, शेयर अकाउंट डेबिटेड और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट की एंट्री हमने अलग से ही कर दी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये अलग एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। कन्वर्जन तक भी इंटरेस्ट तो मिलेगा, क्योंकि कन्वर्जन आपका ड्यू डेट पर थोड़ी ना हो रहा, बाद में हो रहा है ना, 3 महीने का इंटरेस्ट क्यों छोड़ेंगे? तो इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो कंपनी आपको इंटरेस्ट का चेक अलग से देगी और डिवेंचर के बदले में क्या दे देगी? शेयर्स। तो आप उसके अकाउंटिंग ये कर लेंगे। अब मैं अभी इसके नीचे एक इन्वेस्ट शेयर अकाउंट बताऊंगा, उस शेयर अकाउंट में भी लिख के बताऊंगा। वहां क्या करूंगा, यहां क्रेडिट हुआ, वहां जाके क्या कर दूंगा मैं इसको? डेबिट। लेकिन वहां नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिखूंगा? 1,10 नहीं, वहां लिखूंगा नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। चलिए आखिरी वर्किंग पर आते हैं। आखिरी वर्किंग हमारी अब क्या बचती है? अब हमारी वर्किंग बचती है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में यहां पर 2 एंट्री बचेगी आपकी, ये भी मिटा दूं मैं, ये लिख लिया होगा आपने। अब यहां पर आपके पास 31 तारीख के दिन बाय, एक तो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री बची और एक बाय बैलेंस, बस ये 2 एंट्री बची है आपके पास, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट का हिसाब पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर वही अक्रूड इंटरेस्ट कैसे? आखिरी बार इंटरेस्ट कब मिला था आपको? सितंबर में, और आप अकाउंट कब क्लोज कर रहे हो? दिसंबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर में लास्ट में, तो 3 महीने का। इस दिन आपके पास जितनी होल्डिंग बची, हमारे पास कितने डिवेंचर्स बचे इस दिन तक?
तो 750 में से हम 2 लाख भेज दिए, 550 बचे थे, 550 में से 20% का कन्वर्जन हो गया 550 में से, तो अब बचे 4,40,000 के, 4,40,000 मतलब 4400 शेयर डिबेंचर्स, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट निकाल लेंगे इसके ऊपर। कितना हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट आपका, 4,40,000 पर 13.5% से 3 महीने का, मंथ फिक्स रहते हैं 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अमाउंट कैसे लाओगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो 13.5%, तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 14,850 रुपए। ये मैंने अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट में पहुंचा दिया। हिसाब क्लियर इसका भी, ये विंटर भी बहुत बार बता चुका हूं। अब लास्ट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग में मैं आपको बता चुका हूं पहले। बैलेंसिंग किस मेथड से करना है, तो बैलेंसिंग करना वेटेड एवरेज मेथड से। फिर वही बात, इस 4,40,000 की एवरेज कॉस्ट क्या है, तो अभी तक और कुछ खरीदा होता तो मैं और जोड़ लेता, 2 की जगह 3 हो जाते, 4 हो जाते, सबको जोड़ के एवरेज निकाल देता, लेकिन कुछ भी नया नहीं खरीदा। इसका मतलब अगेन एवरेज तो वही आ जाएगा ना। इन दोनों को डिवाइड करके इससे डिवाइड कर दो, इन दोनों को टोटल लगाओ, इससे डिवाइड करोगे तो एवरेज कॉस्ट वही आ जाएगी आपके 104 रुपए 16 पैसे। तो 4,40,000 यानी 100 रुपए का एक डिवेंचर, तो 4400 डिवेंचर की कॉस्टिंग क्या आ जाएगी, 4400 डिवेंचर की कॉस्टिंग आ जाएगी 4,58,334, ये एवरेज कॉस्ट। और फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू आप देखो क्वेश्चन में दे रखी 96 क्रेडिट से, तो 96 क्रेडिट से अगर मैं 4400 डिवेंचर्स का वैल्यूएशन करता हूं तो ये आते हैं 4,22,400। ओह, देखिए ध्यान से, आप ये कंसेप्ट भी सीखने को मिल जाएगा। अभी तक के क्वेश्चन में अक्सर कॉस्ट यही लोअर आ रही थी, जो एवरेज कॉस्ट है वही लोअर, तो हमने वो लिख दी थी। इस बार ये लोअर आ रही फेयर वैल्यू, तो मुझे फेयर वैल्यू लिखना पड़ेगी ना। और अगर फेयर वैल्यू ये लिखी तो डेफिनेटली डिफरेंस आएगा अकाउंट में, क्योंकि फेयर वैल्यू इससे तो कम होगी ना। यूं बैलेंसिंग आता तो 4,58 आ जाता बराबर आपका, लेकिन 4,22 आ रहा है। तो अब इस कंडीशन में जो भी डिफरेंस आएगा, वैसे भी मैंने बताया अकाउंट क्लोज करें, परचेस की 2 एंट्री हो गई, सेल की एंट्री हो गई, कन्वर्जन की एंट्री हो गई, ड्यू डेट पर इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। आप टाइम स्केल बराबर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा हूं, वो टाइम अगर वो सही लिखा है आपने वर्किंग नोट, तो आप भूलोगे नहीं। ये एक्रूड इंटरेस्ट भूल जाते नहीं तो बच्चे, मैंने जो लिखवाया परचेस की एंट्री, फिर परचेस, सेल, ऐसे तो बराबर कर। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसको आप ट्रांसफर कर दो तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसका तो डेफिनेटली यहीं पर आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर को, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और इस कॉलम में भी जो डिफरेंस आए इधर या इधर, तो या तो इस तरफ आए तो भी पीएनएल लिखोगे, या इस तरफ आएगा तो भी कहां लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना भी आए डिफरेंस, है ना। कर लेते हैं कैलकुलेट, चलो। तो डिफरेंस इनका बैलेंसिंग फिगर जो है, इसका बैलेंसिंग फिगर आपका इंटरेस्ट का आ जाएगा 52,313, 52,313, ये ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इधर इसका डिफरेंस जो है, इधर का डिफरेंस इस तरफ आ रहा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरफ डिफरेंस आ रहा है, वो है 35,933, 35,933। उधर आता उधर लिख देते हैं। अच्छा, आप सोचोगे कि जब सर सेल का एक ही ट्रांजेक्शन का था पूरा क्वेश्चन, जब सेल्स पर हम लॉस निकाल चुके थे अलग से, तो फिर ये अलग फिर से एक लॉस क्यों आ गया? जबकि सेल्स पे अगर हमने आप लॉस अलग से निकाल दिया तो फिर आखिर में लॉस नहीं आना चाहिए, तो किस कारण से आएगा? ये लॉस था ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ध्यान से देखो, जिन क्वेश्चन में विच इज और फेयर वैल्यू आएगी तो वहां पर लॉस तो आएगा ना, क्योंकि यहां पर तो एक्चुअल कॉस्ट अगर आती, डेबिट में कॉस्ट है, क्रेडिट में कॉस्ट है, तो बची हुई कॉस्ट आती तो आपका बैलेंस 0 हो जाता। लेकिन आपने यहां कॉस्ट लिखी क्या? नहीं, आपने यहां क्या लिख दी? फेयर वैल्यू, यानी आपने अपने वैल्यूएशन को डिक्रीज कर दिया। देखो ध्यान से, 258 से 222 पर ला दिया, डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कर दिया तो इतना डिफरेंस आएगा ना, यानी ये एक तरीके से लॉस हुआ, लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। करंट इन्वेस्टमेंट और वैल्यूड एट कॉस्ट आर फेयर वैल्यू एंड डिफरेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में पढ़ा था यार, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में हमारा एक इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बचा है। इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट 31 दिसंबर के दिन आपको क्या मिला? तो आपको इक्विटी शेयर्स मिले। बैंक टू बैंक से नहीं, नगद खरीद के नहीं लाया आप, वो 13% डिवेंचर अकाउंट से यहां है, तो 13.5% डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहां लिख देंगे। एंट्री हो गई इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट, वहां क्रेडिट यहां डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स में यहां कितने आ जाएंगे? 10,000 शेयर आ जाएंगे। 1,10,000 नहीं, 10,000 शेयर। अब शेयर के अकाउंट में शेयर्स की क्वांटिटी लिखना है। शेयर्स पर इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है? डिविडेंड होता है। तो यहां 3 कॉलम इस तरीके से बनते हैं, और तीसरा अमाउंट का। डिविडेंड कुछ है नहीं। कॉस्ट कितनी थी वहां पर? तो कॉस्ट थी हमारी उसकी, शेयर्स की कॉस्टिंग थी 1,14,584। जो डिबेंचर की कॉस्ट है वही शेयर्स की कॉस्ट बन जाएगी आपकी, अलग से तो कुछ देना नहीं पड़ा। और इसको सेल के बारे में ट्रांजेक्शन होता तो वही सारे कॉलम इधर भी बनते, नंबर्स का, डिविडेंड का और अमाउंट का। पर बेचना कुछ है नहीं। 31 दिसंबर को आए, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस लिख दिया। अब इसकी एवरेज कॉस्ट क्या नजर आ रही है आपको? इसकी एवरेज कॉस्ट 10,000 से अगर हम डिवाइड करते हैं, देखो आप ध्यान से, तो एवरेज कॉस्ट आपकी इसमें 11 रुपए 45 पैसे समथिंग है। और जबकि फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? फेयर वैल्यू दे रखी थी 15 रुपए। विच एवर इज लोअर, तो किस पे वैलिड होगा? इसी पे होगा। यानी एज इट इज 10,000 शेयर, वही 1,14,584 पे आएगा। अगर फेयर वैल्यू 9 रुपए होती तो 9 रुपए से इंटू करके 90,000 लिख देता, और डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया आपका, है ना? ये भी अपडेट कर लेना। तो एक और क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। यहां तक आपके डिवेंचर्स के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगा शेयर्स के क्वेश्चन, ठीक है ना? और उसके बाद वापस में डिवेंचर्स के क्वेश्चन आऊंगा, कंबाइंड शेयर्स और डिवेंचर्स के एक साथ। तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, अभी आप चिंता ना करो। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और क्वेश्चन दे सकता हूं। अभी आप पहले एक बार इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन मैंने दिए वो करवा लो, फिर स्टडी मटेरियल के करवा लो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है क्वेश्चन कम है तो मेरे पास और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देते जाऊंगा। बट फिलहाल डिवेंचर का कंसेप्ट इससे समझ में आ जाना चाहिए। 5 क्वेश्चन सफिशिएंट। शेयर्स के क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। तो अब आते हैं हम शेयर्स के क्वेश्चन पर। शेयर्स के क्वेश्चन में इतना झंझट नहीं है। क्यों नहीं झंझट है? क्या शेयर्स पर डिविडेंड जो होता है वो हर दिन अक्रूड होता है? क्या कंफर्म है कि आपको हर महीने का डिविडेंड अक्रूड होकर मिलेगा इसी, भले 6 महीने में मिले, साल भर में मिले? नहीं। डिविडेंड डिपेंड करता है कंपनी के डिक्लेरेशन पर। डायरेक्टर्स में डिक्लेयर और में नॉट डिक्लेयर इंटरिम और फाइनल डिविडेंड। तो डिविडेंड उनके ऊपर डिपेंड करता है। एजीएम में डिक्लेयर होता है, डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, वो भी प्रॉफिट होता है तो, और कई बार प्रॉफिट नहीं भी है तो पुराने रिजर्व्स में से कर देते हैं, बट कंफर्म नहीं होगा। तो यहां पर डिवेंचर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया? हर ट्रांजेक्शन पे इंटरेस्ट देखना पड़ा, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट था या एक्स इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट हर बार देखना पड़ा। डिविडेंड वाला क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। चंद्रू परचेज 500 इक्विटी शेयर्स। Chandru purchased 500 equity shares of 100 each in Vamana Limited for 62,500, inclusive of brokerage and stamp duty. Some years later, company resolved to capitalize profit and to issue to the holder of equity shares 1 equity share for every share held by them. Prior to capitalization, the shares of Vamana Limited were quoted at 175. And after capitalization, the shares were quoted at 92.5 per share. Chandru sold the bonus shares and received 90 per share. Prepare investment account. तो शेयर्स वाले क्वेश्चन हो तो और अच्छा आपके लिए, सीधे सीधे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे जाना। शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, जो भी हो क्वेश्चन में, फॉर द ईयर।
यहां पर आपको वो डिटेल वर्किंग करने की जरूरत नहीं, मैं जो डेट वाइज लिखवाता था, क्योंकि यहां हर ट्रांजेक्शन पर आपको डिविडेंड की बात नहीं करना है, हर ट्रांजेक्शन पे डिविडेंड बार बार, इसलिए यहां पर वो पूरा टाइम स्केल डायग्राम बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप तो सीधे क्वेश्चन पर आ जाना। कॉलम कितने होंगे, तो नंबर 1 फर्स्ट कॉलम वही डेट, सेकंड कॉलम वही आपका पर्टिकुलर, 3 कॉलम इस तरफ, 3 कॉलम इस तरफ, ठीक है, 3 कॉलम दोनों तरफ, एक कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स का। अब यहां नंबर ऑफ शेयर्स ही रखना है, या फेस वैल्यू मत रखना, क्योंकि शेयर्स में फेस वैल्यू से कोई लेना देना होता ही नहीं, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा अच्छे रहेंगे। डिबेंचर में हम फेस वैल्यू लिख सकते थे, क्वांटिटी भी, बट यहां कोशिश करना शेयर्स लिखने। इस पर आपको इनकम कौन सी होती है, डिविडेंड की, और तीसरा कॉलम वही अमाउंट, यानी सही मायने में देखा जाए तो ये मेन कैपिटल नेचर है, यानी ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है सही मायने में, और ये तो डिविडेंड रेवेन्यू इनकम अकाउंट है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें लिखेंगे, रेवेन्यू इसमें लिखेंगे, फिर डेट, पर्टिकुलर, नंबर्स, डिविडेंड और अमाउंट। चंद्रू ने कितने खरीदे शेयर्स, परचेज 500 शेयर्स इन वर्मनलैंड लिमिटेड फॉर 62,500। क्वेश्चन में डेट वेट का कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो डेट कुछ मत लिखो, टू बैंक यहां लिख देता हूं मैं। कितने शेयर्स खरीदे, 500 शेयर खरीदे। मैंने कहा हर ट्रांजेक्शन पे डिविडेंड देखने की जरूरत ही नहीं, पूरे क्वेश्चन में डिविडेंड आए तो करना, और पहला क्वेश्चन में करवा रहा हूं कितना इजी, इसमें कहीं डिविडेंड आया, कोई भी डिविडेंड की बात कही, आप ढंग से पढ़ के देखो। बोनस शेयर की बात है, बट डिविडेंड की कोई बात नहीं, ना इंटरिम डिविडेंड ना फाइनल डिविडेंड, तो डिविडेंड कुछ आएगा ही नहीं। आप ये कॉलम नहीं भी बनाएंगे चलेगा इस क्वेश्चन में, डिविडेंड है ही नहीं। कितने में खरीदे, 62,500, तो 62,500 रुपए लिखा था। इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अगर अलग से होते तो मैं जोड़ देता, कल से वही एक्सपेंसेस ऐड करना। फिर क्या हुआ, कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज प्रॉफिट एंड टू इश्यू होल्डर इक्विटी शेयर, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम। जब रिजर्व कैपिटलाइज करके कंपनी शेयर इश्यू करती है, तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका मतलब वो बोनस शेयर होता है रिजर्व कैपिटलाइज करके। तो कंपनी ने बोनस इश्यू किया, कितने के बदले में कितने शेयर्स, 1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर, एक के बदले में एक। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब समझाया था, तब बताया था मैंने कि इन्वेस्टर इंक्रीज ओनली नंबर ऑफ शेयर्स, डज नॉट मेक एनी एंट्री। एंट्री क्यों नहीं करेगा, मॉनेटरी कुछ है ही नहीं ना, कोई रिसोर्सेस ही ना, इनफ्लो ना आउटफ्लो, तो मैं क्या लिखूंगा, टू बैंक लिखूंगा। तो इसलिए आप सिर्फ क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दोगे बस, और 2 बाय का यूज भी करने की जरूरत नहीं है, बोनस शेयर्स लिख देंगे बस। ओनली नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज बाय इन्वेस्टर विदाउट कॉस्ट, 0 कॉस्ट। अगर आपने गलती से 2 बैंक लिख दिया तो यहां से बैंक में ले जाओगे तो कितने रुपए ले जाओगे बैंक, कुछ और लिखोगे, क्या लिखोगे, नील वैल्यू पे कोई एंट्री होती है क्या। तो हमेशा जानना, इन्वेस्टर अपने बुक्स में बोनस की कोई एंट्री नहीं करता है। कंपनी क्या करती है वो कंपनी जाने, हम तो कुछ नहीं, हमको तो शेयर्स बढ़ाना है बस, इस तरीके से। फिर आगे लिखा हुआ है कि द शेयर्स ऑफ वमना वर कोटेड एट 175, पहले 175 के थे, और आफ्टर कैपिटलाइजेशन शेयर्स वर कोटेड एट 92.5। कोटेड मतलब मार्केट में प्राइस, मार्केट प्राइस शेयर मार्केट में। तो पहले शेयर की कीमत 172 रुपए थी, सॉरी 175, और बोनस के बाद, बोनस से पहले, बिफोर ये थी प्राइस, और आफ्टर बोनस प्राइस कितने रह गई घटके, 92.5। तो मुझे उससे क्या मतलब, क्या मुझे पैसे देने पड़े, क्या मुझे लेना पड़ा, कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ, नहीं, मुझे उससे क्या मतलब। और निश्चित तौर से ऐसा होता है कि जैसे ही बोनस डिक्लेयर होते हैं मार्केट में प्राइस चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसका सिंपल सा रीजन समझो आप, कि मान लो मैंने एक शेयर खरीदा 175 रुपए का, कितना का, एक शेयर खरीदा 175 रुपए का पहले, है ना। फिर मेरे पास इधर एक बोनस आ गया होगा, अब कितने शेयर हो गए, 2 शेयर हो गए। अगर अभी भी प्राइस 175 होती तो मेरे शेयर की वैल्यू, जो मेरी वर्थ पहले 175 थी, आज वो डबल हो गई होती, 350 रुपए, डबल हो जाती है ना।
तो बैठे बैठे अगर मेरे शेयर डबल हो जाए और वैल्यू भी उतनी रहे तो बैठे बैठे तो डबल हो गया, तो फिर मैं तुमको कोचिंग क्यों पढ़ाता? मैं दिन भर कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठा रहता और ढूंढता कि कहां कंपनी ने बोनस डिक्लेयर करने की बात चल रही है। जैसे ही न्यूज आती मैं उठा के अपने सारे पैसे लगा देता उसमें और डबल कर लेता। साल भर में 1 या 2 मौके तो निश्चित मिलते किसी न किसी कंपनी में, पैसा बैठे बैठे डबल हो जाता है। 1 साल में डबल, 1 साल भी क्या बल्कि मैं कहता हूं साल भर में 4-5 कंपनी में अगर ऐसा कर लूं मैं तो मेरा पैसा तो 1 ही साल में 5 गुना हो जाए। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी बोनस होते हैं तो जिस रेशो में बोनस होते हैं उसी रेशो में प्राइस कम हो जाती है, इसलिए प्राइस जस्ट हाफ रहेगी लगभग, ठीक है ना। मार्केट सर्कमस्टांसेस दूसरे किसी कारण चेंज आए बात अलग है, अदरवाइज 1:1 यानी 1 शेयर 2 शेयर बन गए एक तरीके से तो शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। ये हमेशा होता है, इसलिए इससे आपका क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो बोनस शेयर की एंट्री समझ लेना। शेयर वाले क्वेश्चन में डिविडेंड का झंझट हट गया, इंटरेस्ट का झंझट हट गया, ठीक है, वो ज्यादा कैलकुलेशन थे वो सब हट गए, लेकिन एक झंझट आ गया, एक तो बोनस शेयर का। दूसरा आगे चलते हैं। चंदू सोल्ड द बोनस शेयर्स एट 90, अब बेच दिए इसने, बेच दिए तो वही बाय बैंक। कितने, कौन से बेचे इसने, कितने लिखा है, चंदू सोल्ड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स बेचे मतलब सिर्फ 500 ये वाले शेयर बेचे इसने 500। कितने में बेचे, 90 के रेट से बेच दिए तो 45,000 रुपए आया इसकी जेब में। फिर बच गए आप, क्योंकि आपको इंटरेस्ट का झंझट करना ही नहीं। मैंने कहा ना परचेस पर ना सेल पर आपको झंझट ही नहीं, और इसमें डिबेंचर वाले केस में तो बार बार करना पड़ता था, इसको देखना पड़ता था कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, लास्ट ड्यू डेट क्या थी, वो सब झंझट खत्म। परचेस डेबिट कर दो, सेल क्रेडिट कर दो, बोनस शेयर यहां लिख दो, राइट शेयर आए तो राइट शेयर भी यही लिख दो, राइट शेयर भी खरीदना ही तो है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब ट्रांजेक्शन कंप्लीट है अपने, लेकिन इसको सेल करा तो उसमें प्रॉफिट लॉस हुआ होगा, तो ये निकालना समझे, सेल पर प्रॉफिट लॉस। तो सेलिंग प्राइस तो आपकी 45,000 मान ली बात, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी, तो प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे निकालते थे वहां कॉस्ट, हम फीफो से या वेटेड एवरेज से, यहां पे भी निकाल सकते हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन जिन क्वेश्चन में बोनस शेयर होंगे, ध्यान रखना, उस बोनस शेयर को तो आप इसमें इंक्लूड कर ही देना, क्योंकि ये बोनस मिले इनके कारण है। अगर आपने इतना पैसा नहीं लगाया होता तो ये मिलते ही नहीं, यानी इनडायरेक्टली ये मिल नहीं है, इनडायरेक्टली ये इसी में इंक्लूड है। तो हमें हमेशा बोनस शेयर वाले क्वेश्चन में अमाउंट तो ये लेना है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स आपको बढ़ा के कितने कर देना है, 1,000, यानी एक तरीके से वेटेड एवरेज मेथड ही होती है। तो शेयर्स में तो हमेशा वेटेड एवरेज मेथड ही लगाना है, समझ में बात। तो क्लियर लिखा है क्वेश्चन में कि शेयर ये वाले बेचे हैं, आपको लगेगा सर जब क्लियर लिखा है कि शेयर ये बेचे हैं तो नील है तो 45 है तो पूरे 45,000 प्रॉफिट, फिर भी आपको करना है इसे, क्योंकि वो बोनस शेयर्स की डायरेक्टली कोई कॉस्ट नहीं होती, इनडायरेक्टली लेकिन कॉस्ट है। वो 62,500 के शेयर जो थे वो उसके कारण मिले थे, तो ये आ गया आपका, और इसमें से आपने आधे शेयर बेच दिए 500 शेयर, ठीक है। तो ये 62,500 1000 की कॉस्ट है, 500 की कॉस्ट हो जाएगी 31,250, ठीक है। ये हो गया 750, 13,750 रुपए का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ तो मुझे इस तरफ लिखना पड़ेगा 13,750 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 45,000 में से 13,500 ये यहां से डेबिट करके पीएनएल में क्रेडिट कर दिए मैंने। तो ये बोनस शेयर वाले क्वेश्चन में ये एक नई बात है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, खत्म हो गया क्वेश्चन। आप लास्ट में बैलेंस निकाल दीजिए, बैलेंस आपके पास कितने शेयर्स बचे, 500 शेयर बचे, उनका वैल्यूएशन कैसे करना है, तो फिर वही कंसेप्ट, वही एवरेज कॉस्ट 62,500, कॉस्ट है कितने की, 1000 की, ये नहीं 62,500 कॉस्ट 1000 की, तो 500 की कितनी हो जाएगी, 31,250, ये कॉस्ट आ गई। फेयर वैल्यू दे रखी है क्या उसमें, तो चंदू सोल्ड द बोनस शेयर्स, फेयर वैल्यू नहीं दे रखी है, अगर फेयर वैल्यू दे रखी होती तो मैं कंपेयर कर लेता, फिलहाल विच इज लोअर यही आ जाएंगे 31,250। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगर यहाँ वैल्यूएशन विच इज लोअर में ये आता तो डिफरेंस आता है, डिफरेंस को मैं कहां ट्रांसफर करता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन।
तो शेयर्स वाले क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, बहुत इजी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी वाला करवाया मैंने। शेयर्स में टफ वाले क्वेश्चन भी आएंगे, बट आप मेरी बात को समझ गए अच्छे से। है ना, परचेज पे टू बैंक, सेल्स में बाय बैंक, ये तो बड़ी आसानी से एंट्री हो जाएगी। बोनस शेयर सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़ाना है। राइट शेयर होते तो राइट शेयर में पैसा देके लेना पड़ता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो टू बैंक, राइट शेयर में बराबर पैसा देके आते हैं, ठीक है ना। तो राइट शेयर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बोनस शेयर में। बोनस शेयर के आने से क्या होगा इम्पैक्ट समझे आप, बेचने में भी और क्लोजिंग में भी। किसको हम इसमें इंक्लूड मानेंगे, यानी एक तरीके से हम मानेंगे 1000 शेयर है और कास्टिंग एवरेज कर देंगे, चाहे सेल का केस हो चाहे क्लोजिंग बैलेंस का केस हो। तो आपका एक होमवर्क और बढ़ गया है, 6th मैंने करवाया, 7th आप और कर लें, ठीक। यहां तक यानी 1 to 7, 1 से लेके 7 तक हमारे कंप्लीट है क्वेश्चन, 1 to 7, बीच में कुछ भी पेंडिंग नहीं। ये आप अपडेट करें, उसके बाद हम अगले लेक्चर की बात करें। अब थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे, अब एडवांस लेवल क्वेश्चन आएंगे। तो यहां तक का आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। ओके।